देखो बेटा, तो तुसी देख की रहे हैं, लिसन पुत्र, हुण ओवरऑल ये सारी डिस्कशन जिहड़ी है ਉਹਦਾ ओवरऑल जो रिजल्ट है थोड़े दिमाग च की रहना चाहिए कि कोई भी दो बॉडीज बिना मास दे होनियां ही नहीं। जिथे पार्टिकल है, बॉडी है, मास जरूर होना पुत। और दो पार्टिकल्स होन, दो बॉडीज होन, उन्होंने अपने मासिस करके एक दूजे को अट्रैक्ट करना वा, ठीक है। हुण ये जिहड़ी मैं लाइन बोली है ये हो सकता वा तुहानूं कोई डाउट आ जाए। डाउट किस तरह आ जाए, क्योंकि तुसी अगर मान लो थोड़े कोल टेबल है ना, हुण टेबल भी है नाल, सपोज करो बैड पिया या चेयर पई है टेबल दे, हुण टेबल का भी मास है, चेयर का भी मास है, ठीक है। तो हुण मैं ये बोल रहा कि मासिस करके दो बॉडीज एक दूजे को हमेशा अट्रैक्ट करदियां वा। तो थोड़े दिमाग च क्वेश्चन आ सकता वा कि अगर टेबल का भी मास है, चेयर का भी मास है, तो फिर असी इन्हां दोनों को एक दूजे के करीब आंदा क्यों नहीं देख पाने, है ना। उसका कारण है पुत्र, उसका कारण यह है कि थोड़ा टेबल सरफेस ऑफ अर्थ से लाई कर रहा, थोड़ी चेयर अर्थ के सरफेस से लाई कर रही है। हुण चेयर और टेबल दे विच सॉरी चेयर और टेबल दे विच जिहड़ी ग्रैविटेशनल फोर्स है वो नो डाउट दोनों को एक दूजे के नज़दीक लियाने की कोशिश कर रही है, पर वो सफल क्यों नहीं हो रही, असी देख क्यों नहीं पा रहे। उसका कारण है कि चेयर ते अर्थ के सरफेस दे विच क्योंकि कॉन्टैक्ट बनिया वा, तो उत्थे बेटा फ्रिक्शनल फोर्स भी है। और इसी तरह टेबल ते अर्थ के सरफेस च भी फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये जिहड़ी फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये चेयर और टेबल को एक दूजे के नज़दीक आने तो रोक रही है, रोकन च कामयाब हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जिहड़ी फोर्स है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। तो इस करके जो अर्थ और सॉरी जो टेबल और चेयर दे विच ग्रैविटेशनल फोर्स है, क्योंकि उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तो घट है, तो इस करके चेयर और टेबल मूव नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब ये बेटा कि ये गल नूं हमेशा लिए याद रखो कि कोई भी बॉडी जिहड़ी है वो दूसरी बॉडी नूं हमेशा उन्हां दे मासिस करके अट्रैक्ट करेगी, और इस अट्रैक्शन नूं असीं ग्रैविटेशनल फोर्स या ग्रैविटेशन वर्ड नाल डिनोट करते हैं। हुण पुत्र जिहड़ी मैं अगली गल तुहानूं दस चुका वां कि दो बॉडीज़ दे विच अगर असी ग्रैविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करनी है तो डायरैक्ट नहीं कैलकुलेट होएगी। तो उहदे लई सानू सब तो पहला न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन बारे पता होना चाहिए। हुण न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन सिर्फ सानू उदों हेल्प करेगा अगर आपां ग्रैविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करनी है बिटवीन टू पॉइंट मासिस या बिटवीन टू पार्टिकल्स। और थोड़े सामने स्क्रीन के उपर दो पार्टिकल्स किहड़े किहड़े है, एक का मास m1 है, दूसरे का m2 है, दोनों च दूरी r है। तो असी इस ग्रीन कलर के एरोज नाल की दसिया होया कि जिहड़ा m1 पार्टिकल है उसदे उपर फोर्स लग रही है m2 करके, और m2 के उपर फोर्स लग रही है m1 करके। और तुसी देख ही रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की तरफ लग रही वा और डायरैक्शन च ऑपोजिट है। और जदों आपां वैक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ डिस्कस करांगे तो तुसी देखोगे कि इन्हां दोनों फोर्सेस का मैगनीट्यूड बराबर होएगा, डायरैक्शनस ऑपोजिट है ना, वो प्रूव भी किया जाएगा। और F12 वैक्टर ते F21 वैक्टर इक्वल बट ऑपोजिट का मतलब है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नूं ओबे करदा वा। सो ये गल नूं हुण आपां अगे कैरी ऑन करन लगे हैं। देखो बेटा कि आपां की कंसिडर किया एफ की है पुत, एफ का मतलब है M1 ने M2 ते या M2 ने M1 ते जिहड़ी ग्रैविटेशनल फोर्स लगाई है उसका मैगनीट्यूड है एफ, कला एफ। तो जिहड़ा एफ है ना पुत्र वो एक तो डिपेंड करता वा कि दो पार्टिकल्स दे विच या दो पॉइंट मासिस दे विच जिहड़ी ग्रैविटेशनल फोर्स लग रही है उसका मैगनीट्यूड एक तो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासिस ऑफ द पार्टिकल्स।
ਇਹਦਾ मतलब जिन्ना ज़्यादा दोनों का मास होएगा उन्नी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होएगी। और दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस। हुण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस का की मतलब है बेटा कि अगर दो मासिस दे विच डिस्टेंस ज़्यादा होएगा फोर्स घटेगी, और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगी। हुण 1/r² का एक्चुअल मीनिंग की है? एक्चुअल मीनिंग ये है बेटा कि अगर दो मासिस दे विचली दूरी पहले नालों डबल हो जाए तो उन्हां दे विच लगन वाली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 रह जाएगी। अगर दो पॉइंट मासिस दे विचली जिहड़ी दूरी है ना, अगर वो 3 टाइम्स हो जाए तो दोनों दे विच लगन वाली ग्रेविटेशनल फोर्स 1/9 हो जाएगी, 9वां हिस्सा रह जाएगी। और इसी तरह अगर दोनों मासिस दे विचला दूरी हाफ रह जाए तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो 1/r² का ये मीनिंग है पुत्र। तो 1/r² जो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, 2 पॉइंट मासेस या 2 पार्टिकल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है। और स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब है कि डिस्टेंस के डबल होने के नाल फोर्स 1/4 रह जानी है, हाफ नहीं, है ना। तो ये ध्यान च रखना। हुण जदों आपां इन्हां दोनों फैक्टर्स नूं कंबाइन करांगे तो एफ आ जाएगा। हुण बेटा आ प्रोपोर्शनैलिटी साइन नूं हटा के जदों कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हैं तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो जिहड़ा कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो कैपिटल जी है, जिन्हों असी बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। और कैपिटल जी और स्मॉल जी च फर्क है ना, कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है तो यदी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये यूनिट्स की है पुत्र, क्योंकि जी दे यूनिट्स कड्ढन लई ना आपां बाकी सारियां टर्म्स एक साइड लै जाने। फोर्स दा न्यूटन है, r² का डिस्टेंस है ना, मीटर स्क्वेयर आ गया, और मासिस नीचे आ गए तो ये जी की वैल्यू आ गई इन SI। हुण पुत्र और दूसरी गल जिहड़ी उस तो भी इंपॉर्टेंट है याद रखनी है कि जिहड़ा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है ना कैपिटल जी, इहदी वैल्यू इस गल ते डिपेंड नहीं करती कि जिहड़े दो मासिस दे विच तुसीं ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं वो दो मासिस किस मीडियम च लाई करते। मतलब गल नूं सुनियो हुण कि आ जिहड़े दो मासिस है ना M1 M2, ये मासिस दे विचली दूरी r है पुत्र। तो इन्हां मासिस दे विचली दूरी r है, तो ये मासिस दे विच जिहड़ा मीडियम है अगर वो वैक्यूम है या एयर है या पानी है या कोई होर मीडियम है तो उहदे नाल कैपिटल जी की वैल्यू ते कोई फर्क नहीं पैंदा। तो जिहड़ा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम है। हुण ये गल नूं मैं थोड़ा जिहा तुहानूं होर क्लीयर करन लगा बेटा। देखो जदों आपां +2 दे विच इलैक्ट्रिक फोर्स बारे गल करांगे, मैगनैटिक फोर्स बारे गल करांगे ना, तो तुसी नोट करोगे कि दो चार्जिस दे विच जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स है ना वो एक तो डिपेंड करती है Q1 Q2, दूजा डिस्टेंस r² ते, जिद्दां ये सेम ही है। पर उत्थे जिहड़ा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिद्दां इत्थे तां कैपिटल जी लिखिया ना ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, तो उत्थे जिहड़ा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो बेटा इलैक्ट्रिक फोर्स के केस च नेचर ऑफ मीडियम ते भी डिपेंड करता। हुण ये गल नूं तुसीं शायद कैमिस्ट्री च मे भी पढ़िया होएगा टॉपिक या डेली लाइफ एक्सपीरियंस है कि थोड़े कोल जिहड़ा कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड, वो मॉलिक्यूल है, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है।
ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ। तो पॉजिटिव और नैगेटिव चार्जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨਮਕ ਡਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਡ ਹੈ ਨਮਕ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। पर जिदा ही तुसी नमक का एक चम्मच पानी च घोलते हैं तो तुसी नोट करोगे कि पानी दे विच घुलदे सारी नमक जिहड़ा है ना उहदे मॉलीक्यूल सोडियम क्लोराइड मॉलीक्यूल जिहड़ा वा वो सोडियम पॉजिटिव आयंस ते Cl नैगेटिव आयंस च स्पलिट हो जाता, टुट जाता, डिसोशीएट हो जाता। तो उहदा कारण की होया? उहदा कारण यह है कि हवा दे विच वैक्यूम दे विच ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲਿਆ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮ ਬਦਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਘਟ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ कि दो चार्जिस दे विच जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स लगती है ना वो मीडियम की नेचर ते भी डिपेंड करती है, पर ग्रैविटेशनल फोर्स इदा नहीं है। मतलब दो पार्टिकल्स है, मान लो तुहाडे कोल दो पार्टिकल्स है, उन्हां दो पार्टिकल्स नूं 1 मीटर दूर चाहे वैक्यूम च रख के ग्रैविटेशनल फोर्स नोट करो, चाहे उन्हां ही दो पार्टिकल्स नूं 1 मीटर दूर पानी च रख के ग्रैविटेशनल फोर्स नोट करो, वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जिहड़ी ग्रैविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल G की वैल्यू है वो हर मीडियम लई सेम है। और इस करके बेटा जिहड़ा कैपिटल G है ना, तो इनू ग्रैविटेशनल कॉन्स्टेंट भी कह दिंने आ ते या फिर यूनीवर्सल कॉन्स्टेंट भी कह दिंने आ। और क्योंकि दो पार्टिकल्स या दो पॉइंट मासिस दे विच लगन वाली ग्रैविटेशनल फोर्स सिर्फ मासिस ते डिपेंड करती है, डिस्टेंस ते डिपेंड करती है, इस गल ते डिपेंड नहीं करती कि वो दो मासिस दे विच मीडियम केड़ा वा। तो इस कारण करके न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन नू यूनीवर्सल लॉ ऑफ ग्रैविटेशन भी बोल देने, तो यूनीवर्सल लॉ भी बोल देने। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट मासिस दे विच या दो पार्टिकल्स दे विच जिहड़ी ग्रैविटेशनल फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, तो वो डिपेंड नहीं करते। तो ये तो है बेटा डिस्कशन जिहदे विच आपां डिस्कस किया कि दो पार्टिकल्स या दो पॉइंट मासिस जिहड़े है उन्हां दे विच ग्रैविटेशनल फोर्स कितना कैलकुलेट करनी है। हुण बई एक गल होर सुनो पुत, ध्यान दियो कि अगर हुण देखो, हुण अगर मैं तुहानू ग्रैविटी की गल करा, मैं अगर ग्रैविटी की गल की जाए तो ग्रैविटी की है पुत? ग्रैविटेशन ते ग्रैविटी च की फर्क है? तो एक्चुअली ग्रैविटेशन का ही एक स्पैशल केस है ग्रैविटी। देखो ग्रैविटेशन वर्ड उदों यूज करते हैं कि जदों कोई भी दो पार्टिकल्स है, कोई भी दो पार्टिकल्स अपने मासिस करके, कोई भी दो बॉडीज अपने मासिस करके जो एक दूजे ते फोर्स लगांदियां वा उन्होंने असीं कहने आ ग्रैविटेशन जनरल। पर अगर बेटा अर्थ अपने मास करके किसी दूसरी बॉडी ते फोर्स लगाती है, अगर अर्थ अपने मास करके किसी दूसरी बॉडी ते फोर्स लगाती है तो उस ग्रैविटेशनल फोर्स नूं बेटा आपां ग्रैविटी कह दिंदे। तो जो आप ये कहने हैं ना कि बॉडी के उपर ग्रैविटी फोर्स लग रही है, तो यदा मतलब भी उस बॉडी के उपर अर्थ ग्रैविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो जदों अर्थ किसी बॉडी ते ग्रैविटेशनल फोर्स लगाती है तो उन्होंने ग्रैविटी कह दिता जाता है। सो यदा मतलब जो ग्रैविटी है वो भी ग्रैविटेशनल फोर्स ही है, बस फर्क ये है
कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अर्थ ਜਿਹੜੀ है वो फोर्स लगा रही है। दैट्स ऑल। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵਾ कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੇਗੀ। तो अगर किसी बॉडी ते जिहड़ी फोर्स लग रही है अगर वो ग्रैविटी फोर्स है या कला ग्रैविटी वर्ड यूज़ कर लीए, उसका मतलब भी फोर्स ही है। तो अगर किसी बॉडी ते किसी पार्टिकल ते ग्रैविटी एक्ट कर रही है तो उस बॉडी के उपर या उस पार्टिकल दे विच पैदा होने वाली एक्सलरेशन नूं की कहने आ, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। उन्होंने असी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी कहने। तो हुण बेटा इस गल नूं आपां जदों समझ लिया पुत, हुण दोबारा एक पॉइंट होर समझना वा पुत, वो ये है कि असी एक टर्म यूज़ करते हैं वेट ऑफ ए बॉडी। वेट ऑफ ए बॉडी बेसिकली की रिप्रेजेंट करता, फोर्स ऑफ ग्रैविटी एक्सपीरियंसड बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी का वेट एक्चुअली की रिप्रेजेंट कर रहा, फोर्स ऑफ ग्रैविटी एक्सपीरियंसड बाय दैट बॉडी। तो जदों आपां अर्थ के उपर किसी भी बॉडी के वेट की गल करते हैं तो वह मतलब है कि उस बॉडी के उपर कितनी ग्रैविटी लग रही है या कितनी ग्रैविटेशनल फोर्स अर्थ द्वारा लग रही है। तो दैट इज वेट ऑफ बॉडी। अच्छा, हुण बेटा ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिहड़ियां सानू पता होनियां चाहिए, ये बारे लेटर ऑन फिर डिस्कस करांगे, पर उस तो पहला आ पॉइंट नू समझना बड़ा जरूरी है। आ बेटा थोड़े सामने ना दो पार्टिकल्स है। हुण अगर मैं थानू पूछा भी क्या, गल नूं सुनियो हुण बड़े आराम नाल, क्या M1 पार्टिकल मतलब इत्थे सिर्फ दो ही पार्टिकल्स है होर कुछ नहीं है, तो क्या M1 पार्टिकल ते कोई फोर्स लग रही है? तो थोड़ा आंसर आना चाहिए यस। कौन लगा रहा? M2 पार्टिकल। और ये फोर्स क्यों लग रही है? क्योंकि दोनों के मासिस है, इस करके M1 ते जिहड़ी फोर्स लग रही है वो किहड़ी फोर्स है? ग्रैविटेशनल फोर्स है। हुण मैं तुहानू जिहड़ा क्वेश्चन कीता पुत उहदे ते ध्यान दिओ कि इस डायग्राम च तुहानू दो पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। हुण अगर मैं तुहानू क्वेश्चन करदा कि क्या M1 ते कोई फोर्स लग रही है, तो थोड़ा जवाब आना चाहिए यस, ग्रैविटेशनल फोर्स लग रही है। लगा कौन रहा वा? M2। M2 करके लग रही है ना, M1 ते लग रही है, M2 करके लग रही है। तो इस क्वेश्चन च क्योंकि मैं थानू पूछा सी क्या M1 ते फोर्स लग रही है, तो थोड़ा आंसर है यस, ग्रैविटेशनल फोर्स लग रही है। लगा कौन रहा? M2। हुण पुत इस क्वेश्चन के आंसर नूं करते वक्त M1 ते फोर्स लग रही है, तो M1 थोड़े लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली की है? टेस्ट मास। लगा कौन रहा वा? M2। मतलब M1 ते लगन वाली फोर्स का सोर्स कौन है? M2। तो ये हो गया सोर्स मास। और M1 ते फोर्स किधर नूं लगेगी पुत्र? तो क्योंकि M1 ते M2 ने फोर्स लगानी है, तो M2 ने M1 नूं अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अच्छा, हुण दोबारा देखियो बेटा, आ M1 है, आ M2 है। हुण अगर तुहानू मैं पूछा कि क्या M2 ते कोई फोर्स लग रही है बेटा, तो थोड़ा आंसर आएगा यस, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, M1 लगा रहा वा। तो हुण इस क्वेश्चन च क्योंकि मैं कह रहा क्या M2 ते फोर्स लग रही है, तो इस करके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली M2
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ए ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ और M2 ਤੇ फोर्स M1 लगा रहा तो हुण इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली M1 साडा सोर्स मास है और M2 ते क्योंकि M1 ने फोर्स लगानी है तो M1 M2 ते फोर्स किधर नूं लगाऊ तो M1 M2 नूं अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। हुण तुसीं की देख रहे हैं बेटा, देखो कि तुहाडे सामने जिहड़े दो पार्टिकल्स है, दो पॉइंट मासिस है, उन्हां विचों सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक साडा टेस्ट मास होएगा और दूजा सोर्स मास होएगा। हुण टेस्ट किहड़ा होएगा, सोर्स किहड़ा होएगा, वो सिचुएशन तो आएगा कि जिहदे ते फोर्स लग रही है वो साडे लई टेस्ट है और जिहड़ा उहदे ते लगा रहा वो सोर्स है ना। तो इस करके ये टेस्ट और सोर्स मास बारे तुहाडे दिमाग दे विच क्लैरिटी होनी चाहिए है और ये कोई फिक्सड टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म्स है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका आंसर आता। दूसरी गल तुसी नोट की कर रहे हैं बेटा कि टेस्ट मास के उपर जदों भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो फोर्स हमेशा सोर्स मास के सेंटर वाल या सोर्स मास की तरफ होएगी। तुसी नोट कर लो दोनों डायग्राम च टेस्ट मास से जी फोर्स लग रही है वो सोर्स मास के तरफ हो रही है, लग रही है। तो ये गल नूं याद रखना वा। तो इत्थे तक क्लीयर है भरत? अंकुश, समुघन, साहिल, चिराग, नवनीत, नारायण, लक्ष्या, मैं दसदा आर्यन, लग रही समझ पुत्र? ठीक है। तो देखो देखो बेटा थानू मैं गल दस रहा सी एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू मासिस वो बेटा इस गल ते डिपेंड नहीं करती कि जिहड़े दो मासिस है जिन्हां दे विच ग्रेविटेशनल फोर्स असी कैलकुलेट करनी है वो दो मासिस दे विच जिहड़ा मीडियम है वो वैक्यूम है, एयर है, वाटर है कि कोई होर है। जद कि जो इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स है वो बेटा नेचर ऑफ मीडियम ते भी डिपेंड करती। मतलब देखो वही एग्जाम्पल तुहानू मैं दसी सी कि जिहड़ा सोडियम क्लोराइड मॉलीक्यूल है, कॉमन साल्ट नमक है ना, जो नमक तुहाडा पैकेट दे विच सील्ड है ना या कंटेनर च पाया होया वा तो उदों तो जिहड़ा नमक है उहदे मॉलीक्यूल्स है सोडियम क्लोराइड मॉलीक्यूल्स। पर जिद्दां ही तुसी नमक का चम्मच पानी च घोलते हैं तो पानी दे विच घोलन वेले तो असी सोडियम क्लोराइड मॉलीक्यूल्स ही पानी च डिजोल्व किए, पर जिद्दां ही पानी च घुलणगे जाणगे तो वो सोडियम क्लोराइड मॉलीक्यूल सोडियम आयन्स अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन्स अलग हो जाएंगे, सैपरेट हो जाएंगे, डिसोशीएट हो जाएंगे। तो ये डिसोशीएशन ये प्रूव कर रही है कि हवा दे विच वैक्यूम दे विच वो जिहड़ा सोडियम पॉजिटिव है तो क्लोराइड नैगेटिव आयन है वो अट्रैक्शन स्ट्रोंग होने करके जुड़े रहे, मॉलीक्यूल की फॉर्म च एग्जिस्ट किए। पर पानी दे विच उन्हां दे विच जिहड़ी फोर्स सीगी अट्रैक्टिव फोर्स वो वीक हो गई और उहदे करके वो सैपरेट हो गए, अलग हो गए। तो इसका मतलब जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स है ना बेटा वो नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम ते भी डिपेंड करती है, जद कि ग्रेविटेशनल फोर्स सराउंडिंग मीडियम ते डिपेंड नहीं करती। मीनस जिद्दां हुण अर्थ और मून है, मान लो हुण अर्थ और मून दे विच अगर मान लो आपां अर्थ तो लैके मून तक जिहड़ा विच मीडियम आंदा वो पानी नाल भर दईए है ना, तो इस वक्त तो वैक्यूम ही है। तो तुसी नोट की करोगे कि अर्थ और मून दे विच जे आपां रस्ते दे विच सारा पानी भर दईए
तो अर्थ और मून दे विच जिहड़ी ग्रैविटेशनल फोर्स है उहदे उत्ते कोई फर्क नहीं पैना, क्योंकि ग्रैविटेशनल फोर्स दो पार्टिकल्स दो पॉइंट मासिस दे विच जो मीडियम है उहदी नेचर ते डिपेंड नहीं करती, जबकि इलैक्ट्रिक फोर्स करती है। और इलैक्ट्रिक फोर्स करती है उहदा सबूत तुहानू दसिया कॉमन साल्ट वाली एग्जाम्पल कि एयर दे विच वैक्यूम दे विच सोडियम क्लोराइड मॉलीक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, पर पानी च पान दे नाल उही मॉलीक्यूल ना रह के पॉजिटिव आयंस ते नैगेटिव आयंस च स्प्लिट हो जाते, डिसोशीएट हो जाते। सो एक प्रूफ है। सो बेटा उस तो बाद आप सोर्स मास टेस्ट मास ये बारे गल कर चुके हैं ना, भी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होना कि उस मूवमेंट लिए किहड़ा सोर्स है तो किहड़ा टेस्ट है। पर उस तो पहला एक गल होर तुसी समझनी है बेटा, देखो कि थानू मैं शुरू च दसिया कि दो पार्टिकल्स जदों भी आपस च ग्रैविटेशनल फोर्स लगाते हैं तो जिहड़ी एक ग्रैविटेशनल फोर्स फस्ट पार्टिकल ने सैकेंड ते लगानी है, सैकेंड ने फस्ट ते लगानी है, वो दोनों इक्वल बट ऑपोजिट होनी है। हुण उन्होंने आप प्रूव कर सकते हैं पुत। तो प्रूव करने के लिए देखो असी सब तो पहला सिलेक्ट कर लिया एक कोआर्डीनेट सिस्टम, ओरिजिन है। हुण इहदे विच आपां बेटा एक पार्टिकल जो है जिसका मास m1 है और दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है। तो जिहड़ा फस्ट पार्टिकल है उहदा पोजीशन वैक्टर असी मान लिया r1 है। जिहड़ा सैकेंड पार्टिकल है इहदा बेटा पोजीशन वैक्टर आप मान लिया r2 है विद रिस्पैक्ट टू ओरिजिन। हुण पुत्र ध्यान दियो कि आ जिहड़े दो पार्टिकल्स है इन्हां दे विच दूरी है r। तो आ है आप मान लिया a पॉइंट, आ है b पॉइंट, आ o है। जिहड़ा पहला पार्टिकल है ना जिसका मास m1 है वो a पॉइंट ते लाई कर रहा है, जिहड़ा दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है वो b पॉइंट ते लाई कर रहा है। तो हुण बेटा देखो हुण जिहड़ा a पार्टिकल है उहदे उपर फोर्स लगनी है b करके, तो b ने a नू अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इहदा मतलब फस्ट पार्टिकल ते जिहड़ी ग्रैविटेशनल फोर्स लगनी है वो मैं ग्रीन कलर दे एरो नाल शो करती है ना। तो ये फोर्स फस्ट पार्टिकल ते लग रही है सैकेंड पार्टिकल करके, और इहदा आपां नाम रखता F12। हुण पुत देखियो जिहड़ी F12 फोर्स है ये वैक्टर फॉर्म है। तो हर वैक्टर दे दो पार्ट्स हुंदे है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। हुण बेटा A और B दोनों पार्टिकल्स दे विच जिहड़ी ग्रैविटेशनल फोर्स लग रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ वो कितनी लग रही है G m1 m2 बाय r स्क्वेयर। तो आता हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हुण आ जिहड़ी फोर्स लग रही है इहदी डायरेक्शन देखो बेटा, हुण ध्यान दियो इधर। हुण बेटा अगर मैं ए तो स्टार्ट करके बी तक ए तो स्टार्ट करके बी तक एक एरो ड्रॉ करता, तो इत्थे R1 पता की दस रहा, देखो R1 दस रहा पोजीशन ऑफ M1 विद रिस्पैक्ट टू O। R2 पता की दस रहा पोजीशन ऑफ M2 विद रिस्पैक्ट टू O। पर आ जिहड़ा एरो बनाया ना मैं ब्लैक कलर का इत्थों तो इत्थे तक, ये की दस रहा वा पुत, इनू ध्यान दियो। तो ये स्टार्ट हो रहा M1 तो ये जिहड़ा ब्लैक कलर का आ वाला एरो है दिस वन, ना देखियो
आ वाला एरो है। तो आ एरो बेटा दस रहा, ਇਹਦਾ नाम मैं रख दिना, ये स्टार्ट हो रहा एक तो खत्म हो रहा टू ते, है ना। ये दस रहा पोजीशन ऑफ सैकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो R21 है पोजीशन ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू M1। और जे मैं आ एरो बना दा, आ वाला एरो, तो आ एरो इत्थों स्टार्ट होया इत्थे तक आया, तो ये हो जाएगा R12। ये दस रहा पोजीशन ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M2। तो कहने का मतलब की है पुत्र, हुण ध्यान दियो जरा, गल नूं समझियो। हुण आ जिहड़ा मैं इत्थे दोबारा बना रहा ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए, आ M1 है पुत्र, आ M2 है। तो जदों मैं आ एरो ड्रॉ किया, आ वाला एरो, ये है सैकेंड पार्टिकल की पोजीशन दस रहा फस्ट के अकॉर्डिंगली। और जदों मैं आ एरो ड्रॉ किया इत्थों स्टार्ट करके, तो ये दस रहा फस्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सैकेंड, फस्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सैकेंड। हुण ध्यान दियो बेटा, चाहे आ वैक्टर है R12, चाहे आ वाला वैक्टर है R21, एदा और एदा मैग्नीट्यूड बराबर है। और ये दस की रहा दो पार्टिकल्स दे विचली दूरी R। आ वाला वैक्टर और आ वैक्टर जिहड़ा वा दोनों की लंबाई मैग्नीट्यूड की है R दे बराबर, और दोनों की डायरैक्शन ऑपोजिट है, इस करके R12 ते R21 वैक्टर इक्वल बट ऑपोजिट है ना। ये गल याद रखनी है इथों। अच्छा हुण वापस इधर आओ पुत, हुण देखियो तो जरा, हुण ध्यान दियो, आ जिहड़ा वैक्टर है, हुण गल नूं सुनियो, आ जिहड़ा वैक्टर है पुत, कोई भी वैक्टर है जिहड़ा, कोई भी वैक्टर है जिद्दां ए वैक्टर है, तो ए वैक्टर दा एक हुंदा मैग्नीट्यूड ते नाल हुंदी डायरैक्शन, यूनिट वैक्टर। तो यूनिट वैक्टर का काम की है, इहदी डायरैक्शन दसनी। जे बी वैक्टर है, आ उहदा मैग्नीट्यूड है, आ उहदी डायरैक्शन है। तो बी कैप का काम की है, इहदी डायरैक्शन दसनी, है ना। हुण पुत्र जिहड़ा R21 वैक्टर है, इहनूं आपां इदां लिख सकते हैं, R21 मॉड ते नाल R21 कैप। इनू की लिख सकते हैं R21, सॉरी तो आ कौन है पुत्र, आ किहड़े वैक्टर की डायरैक्शन दस रहा, इहदी, ठीक है। और आह किहदी डायरैक्शन दस रहा, इहदी। इन्हां दा काम सिर्फ डायरैक्शन दसना, ये डायरैक्शन दस रहे। हुण इधर आओ वापस, हुण ध्यान दियो इधर जरा, देखी जाओ। हुण पुत्र आ जिहड़ी डायग्राम है, क्योंकि आपां इस फोर्स बारे गल कर रहे हैं, आ वाली फोर्स। हुण आ जिहड़ा ग्रीन एरो है, आ ग्रीन एरो और आ वाला एरो ब्लैक एरो, इन्हां दोनों की डायरैक्शन की है पुत्र, सेम, बराबर, इक्वल। इन्हां दोनों की डायरैक्शन सेम है, ठीक है। पर इहदी डायरैक्शन, ये वाला कड़ा वैक्टर है, ये तो आ वाला वैक्टर है, आ जिहड़ा वैक्टर है आ वाला। ਇਹਦਾ मतलब गल नूं सुनो, हुण आ जिहड़ा वैक्टर है और आ वाला वैक्टर है, दोनों की डायरैक्शन सेम है, पर इस वैक्टर की डायरैक्शन तो आ दस रहा सिर्फ। सो ਇਹਦਾ मतलब आ वाला जिहड़ा यूनिट वैक्टर है वो ਇਹਦੀ डायरैक्शन भी दस सकता। क्यों? क्योंकि आ वाला वैक्टर और आ वैक्टर सेम डायरैक्शन च होने करके जिहड़ा वैक्टर ਇਹਦੀ डायरैक्शन दसेगा उही ਇਹਦੀ भी दस सकता। हुण ਇਹਦੀ डायरैक्शन आ दस रहा, दिस वन, है ना। तो ये साडे कोल आ गया इत्थे, है ना। हुण ये वैक्टर फॉर्म च आ गया। इसी तरह हुण गल नूं सुनियो पुत्त,
हुण आ देखो इहदी और इहदी डायरैक्शन च की फर्क है पुत्त, आ दोनों की डायरैक्शन ऑपोजिट है। सो इहदा मतलब R21 कैप ते R12 कैप इक्वल बट ऑपोजिट है, क्योंकि इन्हां दी डायरैक्शन उल्ट है। सो इहदा मतलब आपां इत्थे इहदी जगह ते इत्थे आ भी लिख सकते हैं, जिहड़ा माइनस है मैं इत्थे लिख दिना पहले। तो अगर बेटा ये आपां फोर्स कड्ढी है किहदे ते कड्ढी है, फस्ट पार्टिकल ते लग रही है सैकेंड करके। हुण आ जिहड़ा आर है पुत्त, आर वो इहदे बराबर भी है, इहदे बराबर भी है, मॉड बराबर ही है। पर क्योंकि आपां हुण इत्थे R12 प्रैफर किया तो आ सानू वधिया रहेगा। इट मीनस F12 वैक्टर की हो गया माइनस जी M1 M2 ओवर इहदी जगह ते की लिख सकते हैं, आ स्क्वेयर है ना वाला, ते नाल R12। तो ये फोर्स लग रही है फस्ट पार्टिकल ते सैकेंड करके। सिमिलरली जे आप सैकेंड ते फस्ट करके फोर्स कढ़नी है तो आप की किया, 1 नू 2 लिखता, 2 नू 1 लिखता, तो यह मतलब राइट वाल भी उदा ही करिए, माइनस जी M1 नू M2 लिख लो, M2 नू M1 लिख लो, और नीचे आ लिख लो। अच्छा हुण पुत्त देखो आ भी नैगेटिव, आ भी नैगेटिव, समझ आई गल। आ पोर्शन दोनों का बराबर है, पता ना क्यों, क्योंकि आ डिनोमीनेटर दे विच आ दोनों आर दे बराबर है। सो इसका मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। अच्छा हुण आ भी बराबर है, आ भी बराबर है, पर इन्हां दोनों च की फर्क है बेटा, ये एक दूजे दे इक्वल बट ऑपोजिट है। सो इसका मतलब क्योंकि आ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन च है तो इट मीनस F12 फोर्स ते F21 फोर्स ये भी डायरेक्शन च एक दूजे दे ऑपोजिट। और ये केड़ा लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये सारी जी आप डिस्कशन की है वो तो आ वाला सारा मैं दसिया थानू। तो ये एग्जाम दे विच किद्दां आएगा, अगर इनू नोट करना वा कि या तो कहेगा एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वैक्टर फॉर्म, तो भी ये सारा एक्सप्लेन कर देना। तो जे वो कहेगा शो दैट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो भी यही एक्सप्लेन करना। तो ये एज ए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है साडे लिए ना। और उस तो भी हाँ जी बेटा बोलो बोलो कि नहीं पुत, आ जिहड़ा नैगेटिव है और आ नैगेटिव बराबर है, तो इन्हां दी डायरेक्शन उल्ट है ना पुत। आ दोनों उल्ट है ना, आ वाला पोर्शन, हाँ आ वाला पोर्शन, आ पोर्शन दोनों लिए बराबर है, आ दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव है, पर आ वाला पोर्शन इक्वल बट ऑपोजिट है, तो इस करके ऑपोजिट बने। तो इनू एज सच बेटा याद कर लेना है ना। पर उस तो भी इंपॉर्टेंट गल जी निकल के आई है ना, वो ये है कि जिथे असी आम तौर पर कन्फ्यूज हो जाते हैं वो की है कि अगर मैनू कोई कहे, गल नूं सुनो, हुण मैं जी गल दसन लगा कि थानू मैं दसिया कि अर्थ थोड़े ते जिहड़ी फोर्स लगा रही है ना वो किहदे बराबर है, थोड़े वेट के बराबर। और थोड़ा वेट mg है ना, G10 मान लो। हुण बेटा मान लो
मैं अपनी गल करदा कि मान लो मेरा वेट कह रहा मैं, मेरा वेट है 600 न्यूटन, है ना, मास 60 kg तो जी 10 है, तो 600 न्यूटन है मेरा वेट। तो अगर मेरा वेट 600 न्यूटन है, एक तो वह मतलब है कि मेरे ऊपर अर्थ जी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो 600 न्यूटन है, और किधर नू लगा रही है, अपने सेंटर वाल नू, क्योंकि मेरे ते जी फोर्स लग रही है अर्थ लगा रही है। तो इस क्वेश्चन च मैं टेस्ट मास हाँ तो अर्थ सोर्स मास है, तो इस करके जी मेरे ते फोर्स लगनी है वो सोर्स मास के वाल लगनी है ना, तो अर्थ क्योंकि बॉडी है तो वो सेंटर वाल लगनी है। इनू भी आप फरदर कल लैक्चर च एक्सप्लेन करांगे। अच्छा, हुण अगर बेटा मैं कहना वा कि मेरा वेट 600 न्यूटन है, तो मैं अर्थ से कितनी फोर्स लगा रहा, तो वह आंसर की आएगा 600 न्यूटन। मतलब जिन्नी मेरे ते अर्थ ने फोर्स लगाई है 600 न्यूटन, मैं भी अर्थ से 600 न्यूटन फोर्स ही लगा रहा वा, पर किधर नू, अर्थ जिधर नू मेरे ते फोर्स लगा रही है वो ऑपोजिट, है ना। हुण जिद्दां आपां कह दिंदे कि अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड वेट हुंदा ना, तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ अर्थ से किधर ਨੂੰ फोर्स लगा रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, इदा कह सकते हैं। तो हुण इत्थे कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि आम तौर पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि साडा मास तो घट है तो असीं फिर किदां अर्थ से उन्नी फोर्स लगा सकते हैं। तुसीं नोट कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जदों कैलकुलेट की जाती है तो टेस्ट ते सोर्स दोनों का मास इनवॉल्व हुंदा वा। तो चाहे अर्थ साडे ते फोर्स लगा रही है, उदों भी अर्थ का मास तो साडा मास आना, तो जदों असीं अर्थ से फोर्स लगा रहे कैलकुलेट करनी है तां भी साडा मास तो अर्थ का मास आना। इस करके ये जी कैलकुलेशन है इस दोनों मासिज इनवॉल्व होने करके इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सिज लगती। तो इस गल नूं याद रखना बड़ा जरूरी है ना, नर्वस नहीं होने की लोड़, कन्फ्यूज नहीं होने की लोड़। सो दोनों बॉडीज एक दूजे ते इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सिज लगानियां, पर जी अगली गल है पुत वो है एक्सलरेशन की, एक्सलरेशन की, है ना, जिथे आप अज रुकना वा एक्सलरेशन की। हुण ध्यान दिओ, हुण लास्ट पॉइंट जिहड़ा मैं दसना तुहानूं कि उहदे च ध्यान रखनी तुसीं, देखो बेटा, तो देखो कि अगर आ M1 है और आ M2 है, ठीक है, और M1 की वैल्यू M2 तो ज्यादा वा, आ मास हैवीयर है, ये लाइटर है। हुण बेटा इन्हां दोनों के उपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो बराबर है, पर यदि एक्सलरेशन है और यदि एक्सलरेशन है, हुण तुसीं की नोट करते हैं, चाहे दोनों के फोर्स बराबर है बट मासिस क्योंकि दोनों के डिफरेंट है, इस करके दोनों की एक्सलरेशन सेम नहीं है, दोनों की एक्सलरेशन डिफरेंट है। और क्योंकि M2 छोटा मास है, लाइटर है, तो यदि एक्सलरेशन ज़्यादा होएगी, हैवियर दी घट होएगी। तो मतलब फोर्स दोनों के बराबर लग रही है बट दोनों की एक्सलरेशन बराबर नहीं है पुत, तो एक्सलरेशन और फोर्स च फर्क है। तो ये भी डिस्टिंग्विश करके चलना। हुण देखो, हुण चाहे अर्थ साडे ते और असीं अर्थ ते बराबर फोर्स लगा रहे हैं, पर क्योंकि अर्थ का मास साडे मास नालों मैनी टाइम्स ग्रेटर है, असी लाइटर है, अर्थ हैवीयर है, तो आप हुणी एग्जाम्पल च की देखा, जिहड़ा हैवीयर होएगा उसकी एक्सलरेशन घट होएगी तो जिहड़ा लाइटर है उसकी ज़्यादा होएगी। तो यदा मतलब क्योंकि चाहे अर्थ साडे ते और असी अर्थ ते बराबर फोर्स लगा रहे हैं, पर साडा मास काफ़ी घट होने करके साडी जिहड़ी एक्सलरेशन है वो ज़्यादा वा, अर्थ की बहुत घट है। और अर्थ का मास तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वा, इस करके अर्थ की जिहड़ी प्रैक्टिकल एक्सलरेशन है वो तो नैगलीजिबल ही स्मॉल है ना, उन्होंने नोटिस करना मुश्किल है साडे लिए। तो सानू इदां ही लगता कि अर्थ रैस्ट ते रहिंदी है। तो ये पॉइंट्स नू समझना बेटा जरूरी है। सो इत्थे तक समझ